कहते हैं कि समंदर जितना ऊपर से शांत दिखता है, अपनी गहराइयों में उतने ही राज और तूफान छुपाए बैठा होता है। लहरों का शोर कभी संगीत लगता है तो कभी मौत का तांडव। इंसान अपनी तकदीर खुद लिखता है, लेकिन कभी कभी कुदरत उस किताब के पन्ने फाड़कर अपनी मर्जी की कहानी लिख देती है। ये कहानी एक ऐसे ही नौजवान की है जिसे जिंदगी ने मौत के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया, लेकिन वहीं उसे एक ऐसा साथी मिला जिसने वीराने को भी जन्नत बना दिया। ये कहानी है हौसले की, उम्मीद की और दो अनजान रूहों के मिलन की। शिवम, उम्र 22 साल, कदकाठी से एक आम भारतीय लड़का। सांवला रंग, आंखों में गरीबी की थकान, लेकिन सपनों की चमक बेहिसाब। वो बिहार के एक छोटे से गांव का रहने वाला था, जहां बिजली आए ना आए लेकिन मुसीबतें रोज दरवाजा खटखटाती थीं। पिता बचपन में ही टीबी की बीमारी से गुजर गए थे और मां ने दूसरों के खेतों में काम कर करके शिवम को बड़ा किया था। शिवम जानता था कि अगर उसे अपनी मां को सुख देना है तो उसे उस गांव की धूल भरी पगडंडियों से बाहर निकलना होगा। बहुत भागदौड़, कर्जा और सिफारिशों के बाद शिवम को मुंबई की एक एजेंसी के जरिए एक इंटरनेशनल क्रूज शिप पर हाउसकीपिंग यानी सफाई की नौकरी मिल गई। क्रूज का नाम था दी ओशन पर्ल। शिवम के लिए यह जहाज किसी तैरते हुए महल से कम नहीं था। वो दिन रात काम करता, अमीर लोग जश्न मनाते, शराब पीते और शिवम चुपचाप उनके झूठे गिलास उठाता, डेक की सफाई करता। वो अक्सर रात को छुपकर रेलिंग के पास खड़ा होता और काले समंदर को देखता, ये सोचकर कि एक दिन वो भी राजाओं जैसी जिंदगी जिएगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि राजा बनने से पहले उसे बनवास काटना होगा। वो एक तूफानी रात थी। दी ओशन पर्ल प्रशांत महासागर के बीचों बीच था। हवाएं चीख रही थीं और लहरें जहाज के किनारों से ऐसे टकरा रही थीं जैसे उसे निगल लेना चाहती हों। शिवम की ड्यूटी लोअर डेक पर थी। कुछ भारी सामान रस्सियों से खुल गया था और कप्तान ने उसे ठीक करने का आदेश दिया था। बारिश और तेज हवा के बीच शिवम रस्सियों को कसने की कोशिश कर रहा था। अचानक जहाज एक विशाल लहर से टकराया और बुरी तरह दाईं ओर झुक गया। शिवम का पैर फिसला। उसने रेलिंग पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हाथ गीला होने के कारण पकड़ छूट गई। अगले ही पल शिवम हवा में था और फिर छपाक। ठंडे बर्फीले पानी ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। वो चिल्लाया, बचाओ, कोई है। लेकिन तूफान के शोर और जहाज के विशाल इंजन की आवाज में उसकी चीख कहीं गुम हो गई। उसने देखा कि रोशनी से जगमगाता हुआ जहाज धीरे धीरे उससे दूर होता जा रहा था। वो हाथ पैर मारता रहा, लेकिन समंदर की लहरें उसे खिलौने की तरह उछाल रही थीं। कुछ ही देर में जहाज ओझल हो गया और चारों तरफ सिर्फ गहरा डरावना अंधेरा रह गया। कितने घंटे या शायद दिन वो पानी में बेहोश रहा, उसे नहीं पता। जब उसकी आंख खुली तो उसे अपने गाल पर रेत की चुभन महसूस हुई। सूरज की तीखी धूप उसकी पीठ जला रही थी। शिवम ने खांसते हुए पानी उगला और मुश्किल से अपनी आंखें खोली। सामने नीला समंदर था और पीछे पीछे एक घना, जंगली और सुनसान टापू। वो घिसटते हुए सूखी रेत पर आया और वहीं लेट गया। उसका पूरा शरीर दर्द से टूट रहा था। प्यास से गला ऐसा सूख गया था जैसे कांटे चुभ रहे हों। वो चिल्लाया, मां, लेकिन जवाब में सिर्फ लहरों का शोर और पक्षियों की डरावनी आवाजें आईं। शिवम समझ गया कि वो एक ऐसी जगह फंस गया है जहां मौत हर कदम पर उसका इंतजार कर रही है। वो टापू बेहद खूबसूरत था, लेकिन उसकी खूबसूरती जानलेवा थी। शुरुआती कुछ दिन शिवम के लिए नरक से कम नहीं थे। वो एक सभ्य समाज से आया लड़का था जिसे सुपरमार्केट से खाना खरीदने की आदत थी, शिकार करने की नहीं। पहले 2 दिन उसने बिना पानी के गुजारे। उसका हलक सूख कर लकड़ी हो गया था। तीसरे दिन पागलों की तरह भटकते हुए उसे कुछ नारियल के पेड़ दिखे, लेकिन पेड़ इतने ऊंचे थे कि चढ़ना नामुमकिन था। उसने पत्थरों से मारकर नारियल गिराने की कोशिश की। घंटों की मेहनत के बाद एक नारियल गिरा। जब उसने उसे पत्थर से फोड़कर पानी पिया तो उसे लगा जैसे उसने अमृत पी लिया हो। वो वहीं रेत पर बैठकर रोने लगा, अपनी किस्मत पर, अपनी बेबसी पर। खाने के नाम पर उसे कुछ नहीं मिल रहा था। उसने किनारे पर मरे हुए केकड़े देखे। भूख इतनी ज्यादा थी कि उसने एक कच्चे केकड़े को पत्थर से कुचला और उसका मांस निगल गया। उल्टी आई, लेकिन उसने खुद को रोका। उसे जिंदा रहना था। दिन तो जैसे तैसे कट जाता, लेकिन रात होते ही टापू किसी राक्षस की तरह जाग उठता था। अजीब अजीब आवाजें आती थीं, कभी सूखी पत्तियों के चरमराने की आवाज तो कभी किसी जंगली जानवर की गुर्राहट।
शिवम डर के मारे एक बड़े पत्थर की आड़ में दुबक कर सोता था। उसने अपने पास एक नुकीली लकड़ी रख ली थी। हर आहट पर उसकी धड़कन रुक जाती थी। मच्छरों और कीड़ों ने उसके शरीर को जगह जगह से काट खाया था। एक हफ्ते बाद शिवम का शरीर कमजोर हो चुका था। उसके कपड़े फट चुके थे, दाढ़ी बढ़ गई थी और वो बिल्कुल आदि मानव जैसा दिखने लगा था। उसे लगने लगा था कि अब वो यहीं मर जाएगा और उसकी हड्डियों का भी किसी को पता नहीं चलेगा। 7वें दिन की सुबह शिवम ने फैसला किया कि वो यहीं किनारे पर प्यासा मरने के बजाय टापू के अंदरूनी हिस्से की तलाशी लेगा। शायद कोई मीठे पानी का झरना मिल जाए। वो जंगल के बीच से रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ा। झाड़ियां उसके शरीर को छील रही थीं। तभी उसकी नज़र गीली मिट्टी पर पड़ी। वो ठिठक गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां एक पैरों का निशान था, और वो निशान किसी जानवर का नहीं, इंसान का था। एक पल के लिए उसे लगा कि शायद ये उसका अपना ही पुराना निशान है, लेकिन नहीं, ये निशान थोड़ा छोटा और अलग था। शिवम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या यहाँ कोई और भी है, या कोई आदमखोर आदिवासी? डर और उम्मीद के मिले जुले भाव के साथ उसने उन निशानों का पीछा करना शुरू किया। वो दबे पांव सांस रोककर आगे बढ़ रहा था। लगभग 1 घंटे चलने के बाद वो जंगल के एक खुले हिस्से में पहुंचा। वहां का नजारा देख वो हैरान रह गया। सामने एक छोटी सी लेकिन व्यवस्थित झोपड़ी थी, बांस और बड़े पत्तों से बनी हुई। उसके बाहर एक जगह थी जहां आग जलाई गई थी। राख अभी भी ताजी थी। पास ही कुछ मछलियां सूखने के लिए लटकाई गई थीं। ये किसी जंगली जानवर का काम नहीं था, ये किसी समझदार इंसान का काम था। शिवम एक पेड़ के पीछे छुप गया और इंतजार करने लगा। वो पहली मुलाकात। सूरज ढलने को था, तभी झाड़ियों में हलचल हुई। शिवम ने अपनी नुकीली लकड़ी कसकर पकड़ ली। झाड़ियों से एक साया बाहर आया। वो कोई मर्द नहीं था, वो एक औरत थी। शिवम की सांसें गले में अटक गईं। वो औरत लगभग 35 साल की लग रही थी। उसका रंग दूध जैसा सफेद था, जो अब धूप से थोड़ा सांवला हो गया था। उसके बाल सुनहरे थे, जो बेतरतीब तरीके से खुले हुए थे। उसने फटे हुए कपड़ों को रस्सियों और पत्तों से बांधकर अपने शरीर को ढका हुआ था, जो उसे एक जंगली रानी जैसा रूप दे रहा था। उसके हाथ में एक भाला था और कंधे पर कुछ मरे हुए खरगोश लटके हुए थे। वो सोफिया थी, रशियन मूल की एक बेहद खूबसूरत महिला। शिवम उसे देखता ही रह गया। इस वीराने में जहां उसे मौत की उम्मीद थी, वहां साक्षात एक परी जैसी दिखने वाली औरत खड़ी थी। सोफिया ने लकड़ियां नीचे पटकी और आग जलाने के लिए झुकी। तभी शिवम के पैर के नीचे एक सूखी टहनी टूट गई। कड़क। सोफिया बिजली की तेजी से पलटी और उसने तुरंत अपना भाला उठाया और शिवम की दिशा में तान दिया। उसकी नीली आंखों में डर नहीं, बल्कि शिकार करने वाली शेरनी जैसा गुस्सा था। हु इज देयर? कम आउट। कौन है वहां? बाहर आओ। वो अंग्रेजी में चिल्लाई, लेकिन उसका लहजा रशियन था। शिवम डरते डरते पेड़ के पीछे से बाहर आया। उसने अपने दोनों हाथ ऊपर उठा दिए। डोंट शूट, आई मीन डोंट किल मी, आई एम लॉस्ट, हेल्प। शिवम की आवाज कांप रही थी। सोफिया ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। एक 22 साल का दुबला पतला भारतीय लड़का जो डर से कांप रहा था। उसने धीरे धीरे अपना भाला नीचे किया, लेकिन उसकी पकड़ ढीली नहीं हुई। यू अलोन? उसने टूटी फूटी अंग्रेजी में पूछा। यस यस अलोन, शिप एक्सीडेंट, आई फॉल डाउन। शिवम ने इशारों में समझाया। सोफिया की आंखों का भाव बदला। गुस्से की जगह अब उसमें हमदर्दी और एक अजीब सी राहत थी। राहत इस बात की कि अब वो अकेली नहीं थी। उसने शिवम को पास आने का इशारा किया। उस रात पहली बार शिवम ने पेट भर खाना खाया। सोफिया ने उसे भुना हुआ खरगोश और साफ पानी दिया। हालांकि दोनों की भाषा अलग थी। शिवम को रशियन नहीं आती थी और सोफिया को हिंदी नहीं, लेकिन अंग्रेजी के कुछ शब्दों और इशारों ने पुल का काम किया। सोफिया ने इशारों में बताया कि वो 1 साल पहले अपने पति के साथ एक प्राइवेट यॉट पर थी। तूफान आया, यॉट डूब गया। उसका पति नहीं बच पाया, लेकिन वो बहकर यहां आ गई। पिछले 1 साल से वो इस टापू पर अकेली, बिल्कुल अकेली जी रही थी। उसने प्रकृति से लड़ना सीख लिया था। उसने अपना घर बनाया, शिकार करना सीखा और जिंदा रही। शिवम उसकी कहानी सुनकर सन्न रह गया। वो 1 हफ्ते में हार मान चुका था, और ये महिला, ये 35 साल की रशियन ब्यूटी 1 साल से मौत को चकमा दे रही थी। शिवम की नजरों में सोफिया के लिए इज्जत बढ़ गई।
आग की रोशनी में सोफिया का चेहरा चमक रहा था। 35 साल की उम्र में भी उसकी खूबसूरती किसी जादू से कम नहीं थी। उसके चेहरे पर परिपक्वता थी और आंखों में एक गहरा दर्द। शिवम, जो अभी सिर्फ 22 का था, उसे एकटक देख रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि इस सुनसान टापू पर उसकी किस्मत उसे ऐसी साथी से मिलवाएगी। उस रात जब वे आग के पास लेटे तो बीच में थोड़ी दूरी थी। आसमान में करोड़ों तारे चमक रहे थे। शिवम ने सोफिया की तरफ देखा। वो सो चुकी थी। शिवम ने मन ही मन सोचा, शायद भगवान ने मुझे यहां मरने के लिए नहीं, बल्कि इस अकेलेपन को बांटने के लिए भेजा है। अब वे दो थे, शिवम का जोश और सोफिया का अनुभव। अब भूख, प्यास और जानवरों से लड़ना आसान होने वाला था, लेकिन शिवम को यह नहीं पता था कि यह सिर्फ संघर्ष की शुरुआत नहीं, बल्कि एक ऐसी प्रेम कहानी की शुरुआत थी जो इस टापू के जर्रे जर्रे में बसने वाली थी। टापू पर शिवम को आए हुए अब 6 महीने बीत चुके थे। वो डरा सहमा पतला दुबला लड़का अब वो नहीं रहा था। कुदरत की इस भट्टी में तपकर वो कुंदन बन चुका था। उसके बदन पर अब चर्बी नहीं, बल्कि मेहनत से बने सख्त पत्थर जैसे मसल्स थे। उसकी त्वचा तांबे जैसी चमक रही थी और दाढ़ी ने उसे एक रफ एंड टफ मर्द का रूप दे दिया था। वहीं सोफिया, वो उस वीराने में खिलते हुए किसी जंगली फूल जैसी थी। 35 साल की उम्र में उसका अनुभव और उसकी खूबसूरती शिवम के लिए किसी नशे से कम नहीं थी। भाषा की दीवार अब लगभग गिर चुकी थी। उन्होंने अपनी एक अलग संकेतों की भाषा बना ली थी और टूटी फूटी अंग्रेजी, हिंदी, रशियन मिलाकर वे घंटों बातें करते थे। दोपहर का समय था, सूरज सिर पर था, लेकिन नारियल के पेड़ों की छांव में ठंडक थी। शिवम और सोफिया ने मिलकर नारियल का तेल निकाला था। टापू पर मच्छरों और खारे पानी से त्वचा को बचाने का यही एकमात्र तरीका था। सोफिया अपनी झोपड़ी के बाहर एक चट्टान पर पेट के बल लेटी हुई थी। उसकी पीठ सूरज की रोशनी में चमक रही थी। शिवम, माय बैक हर्ट्स, कैन यू? सोफिया ने अपनी गर्दन थोड़ी घुमाकर शिवम की ओर देखा। उसकी नीली आंखों में एक अजीब सी कशिश थी। शिवम, जो पास ही लकड़ी छील रहा था, रुका। उसका गला सूख गया। उसने हथेली पर थोड़ा नारियल तेल लिया। जैसे ही उसने सोफिया की कमर पर अपने सख्त हाथ रखे, सोफिया के बदन में एक हल्की सी सिहरन दौड़ गई। आह! उसके मुंह से निकली एक हल्की सी सिसकी ने शिवम के कानों को गर्म कर दिया। शिवम के हाथ उसकी पीठ पर गोल गोल घूम रहे थे। उसकी उंगलियां सोफिया की रीढ़ की हड्डी के हर मनके को महसूस कर रही थीं। माहौल में सन्नाटा था, सिर्फ उनकी सांसों की आवाज और दूर लहरों का शोर था। सोफिया ने धीरे से कहा, तुम्हारे हाथ अब बहुत मजबूत हो गए हैं शिवम। जब तुम आए थे तुम बच्चे थे, अब। शिवम झुका और उसके कान के पास फुसफुसाया, अब मैं क्या हूं सोफिया? सोफिया ने पलटकर शिवम की आंखों में देखा। उनके चेहरे इंच भर की दूरी पर थे। शिवम की आंखों में वो भूख थी जो खाने के लिए नहीं, बल्कि सोफिया के लिए थी। सोफिया ने अपना हाथ शिवम के सीने पर रखा, जहां उसका दिल हथौड़े की तरह धड़क रहा था। अब तुम वो हो जो मुझे सुरक्षित महसूस कराता है, सोफिया ने कहा। वो पल वहीं थम गया था। शिवम झुकने ही वाला था कि तभी एक बंदर ने पेड़ से नारियल गिरा दिया और वे दोनों एकदम से हड़बड़ाकर अलग हो गए। दोनों हंस पड़े, लेकिन उस हंसी के पीछे छुपा तनाव और आकर्षण अब साफ था। टापू के बीचों बीच एक छोटा सा मीठे पानी का झरना था, जहां वे दोनों नहाने और पानी भरने जाते थे। एक शाम जब वे वहां थे, अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। टापू की बारिश किसी प्रलय से कम नहीं होती थी। वे भागकर एक छोटी गुफा की आड़ में छिप गए। गुफा छोटी थी और बारिश की बौछारें अंदर आ रही थीं। ठंड अचानक बहुत बढ़ गई। सोफिया कांपने लगी। उसके भीगे हुए कपड़े उसके शरीर से चिपके हुए थे, जो उसकी खूबसूरती को और उभार रहे थे। शिवम ने देखा कि सोफिया ठंड से ठिठुर रही है। उसने बिना कुछ सोचे उसे अपनी बाहों में भर लिया। तुम्हें ठंड लग रही है, शिवम ने कहा। उसकी बाहों की गर्मी सोफिया को किसी कंबल जैसी लगी। सोफिया ने विरोध नहीं किया। वो शिवम के चौड़े सीने में समा गई। 22 साल के उस नौजवान की गर्मी ने 35 साल की सोफिया के अंदर सोए हुए अरमानों को जगा दिया। शिवम, सोफिया ने उसकी छाती पर सिर रखकर कहा, क्या हम कभी वापस जा पाएंगे? शिवम ने उसकी गीली लटों को उसके चेहरे से हटाया। उसकी उंगलियों का स्पर्श सोफिया के गालों पर आग लगा गया। अगर हम नहीं भी गए तो मुझे गम नहीं होगा सोफिया। जब तक तुम साथ हो, ये टापू ही मेरी दुनिया है। शिवम की आवाज भारी और नशीली थी। सोफिया ने सिर उठाया। बिजली कड़की और उस रोशनी में उसने शिवम की आंखों में बेइंतहा प्यार देखा। उम्र का फासला, देश का अंतर, सब उस बारिश में धुल गया।
सोफिया ने धीरे से अपने होंठ शिवम के होठों के करीब किए। वो उनका पहला चुंबन था। न जल्दबाजी थी, न हवस। वो प्यास थी, 1 साल के अकेलेपन की प्यास। शिवम ने सोफिया को और कसकर भींच लिया। उस अंधेरी गुफा में, बाहर गरजते तूफान के बीच, उनके अंदर का तूफान कहीं ज्यादा तेज था। उस रात उन्होंने सिर्फ शरीर ही नहीं, बल्कि अपनी रूहें भी एक दूसरे को सौंप दी। उस रात उन्होंने एक दूसरे को बताया कि वे अब 2 नहीं, 1 है। उस बरसात की रात के बाद उनके बीच की हिचकिचाहट खत्म हो गई थी। अब वे एक प्रेमी जोड़े की तरह रहते थे। वे एक ही बिस्तर, जो सूखी घास और पत्तों से बनी थी, उस पर सोते थे। रातें अब डरावनी नहीं, बल्कि रोमांटिक हो गई थीं। अक्सर रात को जब पूरा टापू सो जाता, वे समुद्र किनारे रेत पर लेटते। पूरा आसमान तारों से भरा होता था। शिवम सोफिया के हाथ को अपने हाथ में लेकर खेलता रहता। तुम्हें पता है सोफिया, शिवम ने एक रात कहा, मेरे गांव में लोग कहते थे कि बड़ी उम्र की औरतें सख्त होती हैं, लेकिन तुम मोम जैसी हो। सोफिया हंस पड़ी। उसकी हंसी घंटियों जैसी गूंजी। उसने शिवम के ऊपर चढ़कर उसकी आंखों में देखा। उसके बाल शिवम के चेहरे पर गिर रहे थे। और तुम जानते हो शिवम, रशियन कहानियों में राजकुमार हमेशा घोड़े पर आता है, लेकिन मेरा राजकुमार लहरों पर बहकर आया। उसने झुककर शिवम के माथे को चूमा। क्या तुम्हें मेरे 35 साल के होने से फर्क नहीं पड़ता? सोफिया ने अचानक गंभीरता से पूछा। यह सवाल उसे अंदर ही अंदर खाता था। शिवम ने उसे पलटकर नीचे किया और उसके ऊपर आ गया। उसने सोफिया की आंखों में गहराई से देखा। सोफिया, यहां कोई कैलेंडर नहीं है, कोई घड़ी नहीं है। यहां सिर्फ तुम हो और मैं। तुम्हारी झुर्रियां भी मुझे उतनी ही प्यारी होंगी जितना तुम्हारा ये चेहरा। मैं तुम्हें चाहता हूं, तुम्हारी उम्र को नहीं। सोफिया की आंखों से एक आंसू गिरा, जिसे शिवम ने अपने होठों से पी लिया। उस रात का रोमांस धीमा और गहरा था। हर स्पर्श में एक वादा था, कभी न छोड़ने का वादा। वे घंटों एक दूसरे की बाहों में लिपटे रहे, बातें करते रहे और प्यार करते रहे। अब उनके दिन भी रोमांस से भरे होते थे। शिकार पर जाते वक्त शिवम जानबूझकर सोफिया को छेड़ता। कभी पानी में उसे धक्का दे देता, तो कभी सोफिया उसे पकड़कर रेत में गिरा देती। एक बार सोफिया पेड़ से फल तोड़ रही थी। उसका हाथ नहीं पहुंच रहा था। शिवम ने उसे पीछे से कमर से पकड़कर हवा में उठा दिया। गॉट इट? शिवम हंसा। पुट मी डाउन यू स्ट्रॉन्ग बीस्ट, सोफिया ने हंसते हुए कहा, लेकिन उतरने के बाद उसने शिवम को कसकर गले लगा लिया। वे जंगल के राजा और रानी बन चुके थे। उन्होंने एक छोटी सी दुनिया बसा ली थी। सोफिया शिवम को रशियन गाने सिखाती और शिवम उसे हिंदी फिल्मों के रोमांटिक डायलॉग। जब सोफिया टूटी फूटी हिंदी में कहती, मैं तुमसे प्यार करती हूं, तो शिवम को लगता कि उसे दुनिया का सबसे बड़ा इनाम मिल गया है। करीब 2.5 साल बीत चुके थे। उनका प्यार अब बहुत गहरा हो चुका था। वे भूल चुके थे कि बाहरी दुनिया भी है। उन्हें लगने लगा था कि वे यहीं बूढ़े होंगे और यहीं मरेंगे, लेकिन तकदीर को कुछ और मंजूर था। एक दिन शिवम और सोफिया टापू के उस हिस्से में गए जहां वे पहले कभी नहीं गए थे। टापू का उत्तरी छोर, जहां चट्टानें बहुत नुकीली थीं और लहरें बहुत खतरनाक। वे नए किस्म के फलों की तलाश में वहां पहुंचे थे। चट्टानों के बीच चलते हुए शिवम का पैर किसी धातु की चीज से टकराया। आउच! शिवम ने पैर पकड़ लिया। सोफिया दौड़ कर आई। क्या हुआ? उन्होंने नीचे देखा। रेत में कुछ दबा हुआ था। शिवम ने हाथों से रेत हटाई। वो एक जंग लगा हुआ लोहे का संदूक था। दोनों ने एक दूसरे को देखा। धड़कनें तेज हो गईं। ये किसी पुराने जहाज का मलबा लग रहा था। काफी मशक्कत के बाद उन्होंने संदूक खोला। अंदर कपड़े गल चुके थे, लेकिन एक चीज सुरक्षित थी, एक चमड़े की डायरी और एक वाटरप्रूफ नक्शा। सोफिया ने कांपते हाथों से डायरी उठाई। वो अंग्रेजी में थी। ये किसी पुराने नाविक की डायरी थी जो 1980 में यहां फंसा था। सोफिया ने आखिरी पन्ना पढ़ा और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। डर से उसकी आंखें फैल गईं। क्या हुआ सोफिया? क्या लिखा है? शिवम ने पूछा। सोफिया ने धीरे से शिवम की ओर देखा। उसकी आवाज कांप रही थी। शिवम, इसमें लिखा है कि ये टापू
ये टापू एक डेड जोन है। यहाँ हर 5 साल में एक सुपर साइक्लोन महाविनाशकारी तूफान आता है जो पूरे टापू को पानी में डुबो देता है। और उसने पन्ने को देखा और गणना की, और वो 5 साल अगले महीने पूरे होने वाले हैं। शिवम, हमारे पास सिर्फ 30 दिन हैं। अगर हम 30 दिन में यहां से नहीं निकले तो हम सब मारे जाएंगे। ये पूरा टापू समंदर के नीचे चला जाएगा। दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनका स्वर्ग, उनका प्यार, सब कुछ 1 महीने में खत्म होने वाला था। अब सवाल सिर्फ घर जाने का नहीं था, अब सवाल जिंदा रहने का था। समंदर शांत था, लेकिन उनकी जिंदगी में अब तक का सबसे बड़ा तूफान आने वाला था। हाथ में वो पुरानी डायरी थी जिसमें आने वाले महाविनाश की चेतावनी लिखी थी। शिवम का चेहरा पसीने से तरबतर था। 30 दिन, सिर्फ 30 दिन बचे थे उस सुपर साइक्लोन को आने में, जो इस पूरे टापू को निगलने वाला था। शिवम का दिमाग तेजी से दौड़ रहा था कि कैसे नाव बनाई जाए, कैसे निकला जाए। तभी उसने देखा कि सोफिया का चेहरा सफेद पड़ गया है, लेकिन वो डायरी की वजह से नहीं, बल्कि किसी और वजह से घबराई हुई लग रही थी। सोफिया ने कांपते हाथों से शिवम की हथेली पकड़ी। उसने शिवम के खुरदुरे और मजबूत हाथ को धीरे से अपने पेट पर रखा। शिवम, उसकी आवाज बहुत धीमी थी, हमें यहां से निकलना ही होगा, सिर्फ मेरे लिए नहीं और न सिर्फ तुम्हारे लिए। शिवम ने हैरानी से उसकी आंखों में देखा। क्या मतलब? सोफिया की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन होठों पर एक ममता भरी मुस्कान थी। मेरे अंदर एक जान है शिवम, हम 2 नहीं, अब हम 3 हैं। शिवम सन्न रह गया। उसके कानों में जैसे सन्नाटा छा गया और फिर दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसने अपने हाथ के नीचे सोफिया के पेट की हल्की गर्माहट महसूस की। एक 22 साल का लड़का जो खुद को अभी भी दुनिया की नजरों में बच्चा समझता था, पल भर में एक पिता बन गया। उसने सोफिया को कसकर गले लगा लिया। उसकी आंखों से खुशी और डर के मिले जुले आंसू बह निकले। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा सोफिया, न तुम्हें और न हमारे बच्चे को। हम जाएंगे और हम जिंदा बचेंगे। अब ये लड़ाई सिर्फ अस्तित्व की नहीं थी, ये वंश बचाने की लड़ाई थी। अगली सुबह से ही शिवम के अंदर एक अलग ही ऊर्जा आ गई थी। उसने जंगल के सबसे मजबूत और हल्के पेड़ों को काटना शुरू किया। सोफिया अपनी हालत के बावजूद उसकी मदद कर रही थी। उन्होंने फैसला किया कि वे एक साधारण राफ्ट नहीं, बल्कि एक कटामरान यानी 2 नावों को जोड़कर बनाई गई नाव बनाएंगे, क्योंकि वो तूफानी लहरों में पलटती नहीं है। संसाधन, उन्होंने पेड़ों के तनों को लताओं और नारियल की रस्सियों से बांधा। सोफिया की टूटी हुई यॉट का कुछ मलबा जो अभी भी चट्टानों में फंसा था, उनके बहुत काम आया। वहां से उन्हें कुछ लोहे की छड़ें और प्लास्टिक की बड़ी शीट मिल गई, जिसे उन्होंने पाल बनाने के लिए इस्तेमाल किया। इंजन का जुगाड़। शिवम ने यॉट के मलबे से एक पुरानी मोटर का हिस्सा निकाला। वो पूरी तरह खराब हो चुकी थी, लेकिन शिवम ने उसमें अपनी जान फूंक दी। उसने छोटे पंखे को लकड़ी के पैडल से जोड़ा ताकि हवा न होने पर वे हाथ से नाव चला सकें। 25 दिन की कड़ी मेहनत, खून पसीने और रातों की नींद हराम करने के बाद उनकी नाव तैयार थी। शिवम ने नाव पर कोयले से एक नाम लिखा, आशा। 28वें दिन आसमान का रंग बदलने लगा। नीला आसमान अब गहरा स्लेटी और बैंगनी हो गया था। हवाएं रुक गई थीं, जो आने वाले तूफान की खामोशी थीं। पक्षी टापू छोड़कर जा चुके थे। शिवम ने नाव में सूखे मांस, ढेर सारे नारियल और बांस के बर्तनों में मीठा पानी भर लिया। सोफिया ने उस झोपड़ी को आखिरी बार देखा, जहां उन्होंने प्यार के 3 साल गुजारे थे। वो रो पड़ी। शिवम ने उसका हाथ थामा और उसे नाव पर चढ़ाया। चलो, हमारी दुनिया हमारा इंतजार कर रही है, शिवम ने कहा और नाव को धक्का देकर पानी में उतारा। शुरुआती 2 दिन सफर शांत रहा, लेकिन तीसरे दिन नरक टूट पड़ा। डायरी की भविष्यवाणी सच थी। वो सुपर साइक्लोन आ गया। लहरें पहाड़ जितनी ऊंची उठने लगी थीं। आसमान में बिजली ऐसे कड़क रही थी जैसे दुनिया खत्म हो रही हो। उनकी छोटी सी नाव आशा तिनके की तरह उछल रही थी। सोफिया, नीचे झुक जाओ, शिवम चिल्लाया। आवाज बादलों की गर्जन में दब गई। बारिश की बूंदें गोलियों की तरह चुभ रही थीं। शिवम ने खुद को रस्सियों से बांध लिया था ताकि वो बह न जाए, और सोफिया को नाव के बीचों बीच एक सुरक्षित हिस्से में रस्सियों से जकड़ दिया। एक विशाल लहर आई और नाव को लगभग 90 डिग्री पर खड़ा कर दिया। सोफिया, सोफिया चीखी। शिवम ने पूरी ताकत से पतवार संभाली। मैं यहां हूं, डरो मत।
पूरी रात वे मौत से लड़ते रहे। शिवम का शरीर छिल चुका था। सोफिया प्रार्थना कर रही थी। शिवम ने सोफिया के पेट पर हाथ रखकर कसम खाई थी कि वो हार नहीं मानेगा, और कुदरत को उस बाप के हौसले के आगे झुकना पड़ा। तूफान गुजर गया, लेकिन वे भटक गए थे। अगले 4 दिन वे खुले समंदर में बिना दिशा के तैरते रहे। पानी खत्म हो चुका था। सोफिया बेहोशी की हालत में थी। शिवम के होंठ फट चुके थे। गला रेत जैसा सूखा था। उसे मति भ्रम होने लगा था। उसे अपनी माँ की आवाज सुनाई दे रही थी। 7वें दिन की सुबह शिवम की आंखें धुंधली थीं। उसने क्षितिज पर एक काला धब्बा देखा। उसे लगा वो कोई बादल है, लेकिन वो धब्बा बड़ा होता गया। फिर एक आवाज गूंजी, भोंपू की आवाज। शिवम ने अपनी बची खुची ताकत इकट्ठा की। उसने अपनी फटी हुई शर्ट उतारी और उसे डंडे पर लगाकर लहराने लगा। उसके गले से आवाज नहीं निकल रही थी। हेल्प, हेल्प! वो एक विशाल कार्गो शिप था जिस पर भारतीय झंडा लहरा रहा था। जहाज के क्रू ने उन्हें देख लिया। जब शिवम ने देखा कि एक छोटी मोटरबोट उनकी तरफ आ रही है, तो वो सोफिया की तरफ पलटा। सोफिया, उठो, हम बच गए, हम घर जा रहे हैं। और इसके साथ ही शिवम सोफिया के पैरों में गिरकर बेहोश हो गया। आंख खुली तो सफेद छत थी और फिनाइल की खुशबू। शिवम चेन्नई के एक अस्पताल में था। उसके हाथ में ड्रिप लगी थी। सोफिया, वो झटके से उठा। नर्स दौड़कर आई। शांत हो जाइए सर, आप सुरक्षित हैं, आपकी पत्नी भी ठीक है। थोड़ी देर बाद उसे सोफिया के कमरे में ले जाया गया। सोफिया बिस्तर पर लेटी थी, कमजोर लेकिन मुस्कुरा रही थी। डॉक्टर्स ने बताया कि बच्चा एकदम सुरक्षित है। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। यह खबर मीडिया में आग की तरह फैल गई। 3 साल से लापता भारतीय लड़का और रशियन महिला की जादुई वापसी। अस्पताल के बाहर भीड़ थी और उस भीड़ में सबसे आगे एक बूढ़ी औरत थी, शिवम की मां। जब मां कमरे में आई तो शिवम फूट फूट कर रोया। मां ने अपने बेटे को गले लगाया और फिर सोफिया को देखा। सोफिया ने डरते डरते हाथ जोड़े। नमस्ते माँ जी। मां ने सोफिया का माथा चूमा और कहा, तूने मेरे बेटे को यमराज से छीना है। तू मेरी बहू नहीं, बेटी है। सोफिया को भाषा समझ नहीं आई, लेकिन भाव समझ आ गए। वो भी रो पड़ी। धीरे धीरे समय करवट बदलता है। 5 साल कैसे बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। अब हम गोवा का एक शांत समुद्र तटीय बंगला देखते हैं, जहां एक 4 साल की प्यारी सी बच्ची, जिसके बाल सुनहरे थे लेकिन आंखें शिवम जैसी काली थीं, रेत पर दौड़ रही थी। पापा, पापा, पकड़ो मुझे! वो हिंदी और रशियन मिक्स करके बोल रही थी। शिवम, जो अब 30 साल का एक हैंडसम बिजनेसमैन लग रहा था, उन्होंने अपनी कहानी पर किताब लिखी और एक रिजॉर्ट खोला था। शिवम दौड़ कर आया और बच्ची को हवा में उछाल दिया। आ गई मेरी तारा! पीछे वरामदे में सोफिया खड़ी थी। अब वो 43 साल की थी, लेकिन उसके चेहरे की चमक और बढ़ गई थी। उसने साड़ी पहनी हुई थी जो उस पर बहुत जंच रही थी। शिवम बच्ची को